सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निशुल्क टेस्ट सीरीज की कक्षा संख्या ये 19 है और इस कक्षा में हम यूनिट नंबर 3 के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व में हम 40 प्रश्नों को इस यूनिट के संबंध में देख चुके हैं और उससे आगे पढ़ना हम शुरू करेंगे। चलिए बिना किसी वक्त को खराब किए हम क्वेश्चन संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शारीरिक शिक्षा पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है। भारत की जो शारीरिक शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव कौन से देशों का रहा है, ये प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास इंग्लैंड व फ्रांस, इंग्लैंड व रूस, इंग्लैंड व अमेरिका, जर्मनी व यूनान। चार ऑप्शन आपके पास यहां पर है। तो आपने ध्यान रखना है भारतीय शारीरिक शिक्षा के ऊपर जिन दो देशों का सर्वाधिक प्रभाव रहा है वो कौन कौन से हैं, इंग्लैंड और अमेरिका। उसके पीछे वजह क्या है कि भारत जो है उस समय ब्रिटिश रूल के अधीन था, ब्रिटिश रूल के अधीन। और यहां पर ब्रिटिश रूल के अधीन होने की वजह से भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सीधे सीधे रूप में ब्रिटिशर्स के अधीन थी। जो भी नवाचार शिक्षा के अंदर किए गए, जो भी कोर्स शुरू किए गए, या फिर हम खेलों की भी बात करें तो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ये तमाम खेल ब्रिटिश सेना के साथ हमारे भारत के अंदर आए हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश जहां से हमारे पास वाईएमसीए आता है, और वाईएमसीए ने 1920 के अंदर पहला कॉलेज जो स्थापित किया। और एचसी बर्ग जिनको हम भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहते हैं वो भी कहां से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। और भारत को वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेल जो हैं वो देन किसकी रहेगी, अमेरिका की रहेगी। और किसके मार्फत, वाईएमसीए के मार्फत। तो दो देश इंग्लैंड और अमेरिका जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव शारीरिक शिक्षा के ऊपर अपना दिखाया भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 वैदिक काल है। अब आपके पास दो तरह के कालखंड रहेंगे। भारतीय जब इतिहास की हम बात करते हैं तो दो तरह के कालखंड आपके पास रहेंगे, तो उसके अंदर आपने वैदिक काल को भी आप पढ़ते हैं। दोनों के दोनों कालखंड जो जरूरी हैं। हालांकि सिलेबस के अंदर आपके जो चीज लिखी हुई है वो वैदिक काल, महाकाव्य काल या फिर एक तरफ का हिस्सा वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के दोनों कालखंड जो हमारी किताब के अंदर दे रखे हैं वो आपको याद करने हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि वैदिक काल का समय क्या रहेगा। अगर हम बात करें वैदिक काल की तो वैदिक काल का समय 2500 से लेकर 600 बीसी तक, या फिर 2000 से लेकर 1000 बीसी तक, ये दोनों ही हमारे पास क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे वैदिक काल के संबंध में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे दोनों को मिक्स किया हुआ आपको मिलेगा। 2000 से 600, 2500 से 1000, 2000 से 1000 या फिर 1000 से 600। तो ध्यान आपने क्या रखना है, यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। 2000 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल आपका रहेगा। वैदिक काल में प्रमुख बातें क्या रहेंगी, वैदिक काल के संबंध में अगर बात करें तो इसी काल के अंदर योग की उत्पत्ति होती है। मैं योग की बात कर रहा हूं तो साथ में आपने आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की बात को भी ध्यान रखना है। वैदिक काल ही वह समय था जहां पर गुरुकुल में अध्ययन होता था। ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर हम ध्यान देते थे। वैदिक काल के अंदर आर्य जाति के लोग भारत के अंदर जो उपजाऊ क्षेत्र है उसके आसपास रहते थे, शिकार के अंदर वो माहिर थे और अन्य शारीरिक गतिविधियां भी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 43 तक्षशिला व नालंदा में प्रसिद्ध गतिविधियां थी। तक्षशिला और नालंदा दो प्रमुख शिक्षा के संस्थान रहे हैं प्राचीन भारत में, और इनके संबंध में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां इन दो विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। अगर हम पूर्व के अंदर ये प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं, अगर बात करें तक्षशिला की तो तक्षशिला तीरंदाजी के लिए और नालंदा जो है वो तैराकी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो दोनों को अलग अलग आपने, तक्षशिला तीरंदाजी के लिए, नालंदा जो है वो तैराकी के लिए आपने याद रखना है। कल की जो क्लास आई उसके अंदर हमने, जो हमारी पुरानी क्लास थी या फिर 40 प्रश्नों वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने चर्चा की है नालंदा कैसे बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और हुआन सेंग नाम से एक चीनी भिक्षु जो है वो आया यहाँ पर शिक्षक के रूप में और विद्यार्थी के रूप में रहा, और उसने एक विस्तृत विवरण छोड़ा किसके संबंध में, नालंदा के संबंध में भी यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 44 सही युग्म नहीं है। यहां पर आप कुछ संस्थान के नाम, कुछ अध्यक्ष के नाम देख रहे हैं और इसमें से आपको चयन करना है कि कौन सा युग्म जो है यहां पर ठीक नहीं रहेगा, कौन सी बात यहां पर ठीक मिलान नहीं है। एलएनसीपी के प्रथम प्राचार्य पीएम जोसेफ, एलएनआईपी ग्वालियर के प्रथम प्राचार्य पीएम जोसेफ, भारतीय मनोरंजन अभियान के जनक जीडी सोंदी, एनआईएस के प्रथम डायरेक्टर श्रीमाली, और एआईएससी के प्रथम अध्यक्ष केएम करियप्पा। चार आपके पास यहां पर कथन है, इनमें से ठीक कौन सा रहेगा, ठीक बात यहां पर कौन सी रहेगी। तो हम पहले के बारे में बात करें तो एलएनसीपी के प्रथम प्राचार्य पीएम जोसेफ बिल्कुल ठीक है। पीएम जोसेफ को 1967 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, पीएम जोसेफ यहाँ के प्राचार्य बनने से पहले, यहाँ के प्राचार्य होने से पहले ये कांदीवली के अंदर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर भी ये कार्यरत रहे हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो, अगर हम बात करें वाईएमसी कॉलेज से की और उसके बाद स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ये गए हैं।
भारत में मनोरंजन अभियान के जनक जीडी सोंधी एक महत्वपूर्ण नाम है, जिनको हम एशियाई खेलों के जनक भी कहते हैं, और जिनके संबंध में हम कह सकते हैं कि जो 1946 के अंदर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? जीडी सोंधी बनते हैं। ये भारत की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तीनों बात ध्यान रखनी है। एनआईएस के प्रथम डायरेक्टर श्री माली नहीं है। ये कौन होंगे? कोल होंगे। ये कौन होंगे? कोल। जो कोल कपूर कमेटी बनी उसके अंदर जो कोल नाम से व्यक्ति है, वो क्या रहेंगे? यहाँ के प्रथम डायरेक्टर रहेंगे। हाँ, श्रीमाली का नाम वहां पर आएगा, लेकिन श्रीमाली 7 मई 1961 को उद्घाटन करते हैं एनआईएस का। ये बात आपने साथ में ध्यान रखनी है। श्रीमाली का नाम वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये उद्घाटन करेंगे, ये क्या नहीं होंगे? प्रथम डायरेक्टर नहीं होंगे। ये उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। एआईएससी के प्रथम अध्यक्ष के एम करियप्पा थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल, भारतीय अखिल भारतीय खेल परिषद, जिसकी स्थापना नवंबर 1954 में होती है, के एम करियप्पा प्रथम अध्यक्ष हैं, और इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान जो रहेगा वो किसका रहेगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद का प्रमुख योगदान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, असुमेलित का चयन करें। यहां पर कौन सी बात सुमेलित नहीं है, कौन सी बात असुमेलित है? यहां पर दिनांक दे रखी है और साथ में प्रमुख संस्थान दे रखे हैं जो भारत में शारीरिक शिक्षा या खेलों से संबंध रखते हैं। बात करें 1 अगस्त 1920 वाईएमसी कॉलेज मद्रास, 17 अगस्त 1957 एलएनआईपी ग्वालियर, 24 जनवरी 1984 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 3 अगस्त 1987 आईजीआईपीएस नई दिल्ली। 4 हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं जो खेलों से या फिर स्पोर्ट्स से या फिर फिजिकल एजुकेशन से संबंध रखते हैं। अगर बात करें 1 अगस्त 1920 वाईएमसी कॉलेज, अगर 1 अगस्त ना भी हो तो भी अगस्त 1920 वाईएमसी कॉलेज मद्रास के अंदर स्थापित होता है, और प्रथम यहाँ के जो प्राचार्य बनते हैं वो कौन बनेंगे? एचसी बक बनेंगे। अगली बात, ये बात बिल्कुल ठीक है। 17 अगस्त अभी तक नहीं पूछा गया। ये क्वेश्चन के पीछे वजह क्या है कि 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ वहां पर 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन तो आया 1984 के संबंध में और एक क्वेश्चन आया 25 जनवरी के संबंध में। 2 क्वेश्चन अलग अलग आए कि दिनांक भी पूछी गई और वर्ष भी पूछा गया। तो अगले जो एग्जाम हो रहे हैं उनके संबंध में आपने जरूर ध्यान रखना है कि 17 अगस्त को आप जरूर ध्यान करके रखें। 17 अगस्त 1957 एलएनआईपी ग्वालियर की स्थापना होती है। उसके बाद 24 जनवरी 1984 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बात क्या रही? गलत रहेगी। 1984 बिल्कुल ठीक है, लेकिन 25 जनवरी होगा। ये 24 जनवरी ना होकर कितना होगा? 25 जनवरी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ये स्थापना होने के पीछे प्रमुख वजह क्या थी? एक तो एनआईएस जो है वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एनआईएस के पास कोचिंग का काम है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, तो एक अपेक्स बॉडी हमें चाहिए थी कि जो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम करे और वो एक मॉनिटरिंग बॉडी के रूप में काम करे। तो हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, और उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हमने खेलों में शासी निकाय के रूप में बना दिया, फिर हमने अपेक्स बॉडी भारत के अंदर बना दिया। 3 अगस्त 1987 इंदिरा गांधी कॉलेज या फिर आईजीआईपीईएस नई दिल्ली के अंदर ही है। राजस्थान में एक क्वेश्चन 11-13 के आसपास आया कि आईजीआईपीएस कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर ये स्थित रहेगा। तो यहां पर ठीक ऑप्शन आपका जो होगा या फिर असुमेलित जो रहेगा वो सी ऑप्शन यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46, शौर्य काल एज ऑफ शिवेलरी के रूप में प्रसिद्ध युग है। भारतीय इतिहास के जो भी अनेक युग हैं, जो भी अनेक काल हैं, उन काल में कौन सा काल एज ऑफ शिवेलरी के नाम से प्रसिद्ध है या फिर शौर्य काल के रूप में प्रसिद्ध है? हमारे पास ऑप्शन है राजपूत काल, मुस्लिम काल, वैदिक काल, ब्रिटिश काल। तो यहां पर ठीक ऑप्शन कौन सा रहेगा? राजपूत काल जो है वो एज ऑफ शिवेलरी के रूप में प्रसिद्ध है, एज ऑफ शिवेलरी के रूप में प्रसिद्ध रहेगा। राजपूत काल के दौरान, राजपूत काल के दौरान या फिर यहाँ की जो बातें हैं उनके संबंध में जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का एक आप जरूर कथन याद रखिए कि ब्लाइंड फोल्ड तीरंदाजी करने में वो माहिर हुआ करते थे। इसके अलावा इस समय खूब सारे अटैक, बाहरी जो आक्रमण है वो हुए हैं, उन आक्रमणों के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो इसी काल में जब शारीरिक गतिविधियों को महत्व दिया गया तो आई। उसके बाद हमारे पास मुस्लिम काल जिसको मुगल काल भी कहते हैं, और मुगल काल के संबंध में आपने अखाड़ों को ध्यान रखना है, व्यायामशालाएं वहां पर खुली। उसी समय पर आप स्विमिंग का प्रचार प्रसार देखेंगे, कुश्ती का प्रचार प्रसार देखेंगे, मुक्केबाजी भारत में आया है उसी समय पर। तो ये कुछ गतिविधियां मुस्लिम काल के संबंध में। वैदिक काल की हम बात कर चुके हैं। ब्रिटिश काल के अंदर जो नवीन सुधार आधुनिक खेल आए वो सारे के सारे कहां पर आए? ब्रिटिश काल के अंदर आते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन शौर्य काल के रूप में हम राजपूत काल को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय महिला खेल प्रारंभ किए गए। राष्ट्रीय महिला खेल प्रारंभ किए गए। अब ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा सीधा सपाट कई बार पूछा जा चुका है। यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको किसके साथ कंफ्यूज होंगे? राष्ट्रीय ग्रामीण खेल के साथ। राष्ट्रीय ग्रामीण खेल कब होंगे? 70-71 में। राष्ट्रीय ग्रामीण खेल जो है वो कब होंगे? 1970-71 में।
और महिला खेल कब होंगे? 1975 में। ये दोनों के दोनों आपने ध्यान रखने, अलग अलग ध्यान रखना है, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। 70 71 और 1975 को आपने अलग अलग याद रखना है, जरूर ध्यान रखिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रतिभाओं के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक योजना या फिर कार्यक्रम नहीं है? आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं या फिर जो अभी का पैटर्न चल रहा है उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को केवल आप दिनांक तक सीमित करके नहीं रखेंगे, केवल आप इतना सीमित करके नहीं रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का। उनकी जो स्कीम चल रही है, उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनके संबंध में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसी संबंध में यहां पर पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ द्वारा एक योजना या फिर कार्यक्रम नहीं है। SGFI, NSTA, NSTC, SAG, SPDA, यहां पर 4 योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं। कौन सी एक योजना नहीं है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने मुश्किल लग सकता है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एक अलग बॉडी है, एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन नहीं है। इसके अलावा 3 जो अन्य योजनाएं आप देख रहे हैं, NSTC, SAG, SPDA, ये तीनों की तीनों योजनाएं हैं और योजनाओं के अंदर क्या महत्वपूर्ण बात है वो हम यहां पर देखेंगे। क्या यहां पर महत्वपूर्ण बात रहेगी? NSTC, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना 1985 के अंदर, या फिर नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, यह योजना जमीनी स्तर 8 से 14 वर्ष पर स्कूल जाने वाले बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान करती है। इसके तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विशिष्ट बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों को गोद लेता है और बच्चों को वित्तीय सहायता, किट और कोचिंग प्रदान करता है ताकि छोटी उम्र से उनके कौशल को निखारा जा सके। फिर है स्पेशल एरिया गेम्स। स्पेशल एरिया गेम्स विशेष क्षेत्र खेल योजना 86-87 में आई। इस क्रांतिकारी कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के दुर्गम जनजातीय, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों से प्राकृतिक रूप से मजबूत प्रतिभाओं को खोजना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर तीरंदाज आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप तटीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर स्विमर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो नेचुरल या फिर प्राकृतिक टैलेंट अगर है तो उसको खोजना। यह योजना उन समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनके पास विशिष्ट खेलों जैसे तीरंदाजी या फिर लंबी दूरी की दौड़ के लिए आनुवंशिक या फिर भौगोलिक लाभ होता है। अगली योजना SPDA, खेल परियोजना विकास क्षेत्र, 1987 के अंदर योजना शुरू हुई। यह योजना ब्लॉक स्तर पर स्थानीय और वैज्ञानिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई। इसके तहत प्रति केंद्र 80 से 100 ब्लॉकों को कवर किया गया। प्रशासनिक कुशलता और बेहतर परिणामों के लिए बाद में इसका विलय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रशिक्षण केंद्र या फिर साइंस ट्रेनिंग सेंटर में कर दिया गया। बाद में इसका विलय जो है वो कर दिया गया था। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? स्पार्टा में कमजोर शिशुओं को माउंट टाइगेट्स से फेंक दिया जाता था। यह है कथन। और कारण क्या है? स्पार्टा एक सर्वसत्तावादी टोटलिटेरियन राज्य था जहां व्यक्ति का अस्तित्व केवल राज्य की सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर के लिए था। तो यहां पर आपके पास कथन दे रखे हैं। कथन नंबर 1 जो कारण कथन है और दूसरा कारण है, दोनों की दोनों ठीक है, दोनों की दोनों ठीक है। अब पहली बात यहां पर, अब ऐसे जब प्रश्न आए उनको हल करने के पहले कैसे हल करें, कथन कारण वाले प्रश्न कैसे हल करें आप? सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि क्या दोनों के दोनों, आप एक बार संबंध मत खोजिए। पहला काम आप ये करना है आपने कि क्या दोनों के दोनों कथन ठीक है या फिर गलत है। सबसे पहले आप ये पता करें कथन ठीक है, कारण ठीक है। तो पहले आप केवल स्टेटमेंट को देखिए, उनको संबंध मत खोजिए। जब हमें पता लगता है कि स्पार्टा में कमजोर शिशुओं को माउंट टाइगेट से फेंक दिया जाता था तो हमें यह जानकारी है कि यह बात ठीक है कि ऐसा किया करते थे। अब हम वो क्यों करते थे उसका कारण हमें खोजना है। ऐसा क्यों किया जाता है, कारण क्या है उसके पीछे। तो कारण हम पता लगाने के लिए बात पढ़ रहे हैं कि स्पार्टा एक सर्वसत्तावादी राज्य था कि जहां पर केवल जो राजा थे या फिर जो काउंसिल थी उसकी चला करती थी, जहां व्यक्ति का अस्तित्व केवल राज्य की सैन्य शक्ति के लिए था कि यहां पर व्यक्ति कोई है उनके राज्य में तो उसको एक सिपाही के रूप में ही देखा करते थे। अगर वो देखते कि ये सिपाही बनने काबिल नहीं है तो उसको माउंट टाइगेट से फेंक देते थे। तो यहां पर कथन का कारण जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि फेंका जाता था। क्यों फेंका जाता था? क्योंकि सर्वसत्तावादी राज्य था और वो सैन्य शक्ति के लिए बच्चों को जन्म दिया करते थे। और अगर कोई बच्चा कमजोर लगता है तो उसको वो माउंट टाइगेट्स पे एक्सपोज कर देते थे और वहां से बच्चे जो है उसको मृत्यु के लिए छोड़ देते थे। तो दोनों की दोनों बातें ठीक है और सही व्याख्या भी ये कर रहा है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न। स्पार्टा बच्चों की जांच कबीले के बुजुर्ग का एक आधिकारिक समिति करती थी जिसे गेरूसिया के बुजुर्ग कहा जाता था। अब यहां पर ध्यान रखना कि एक काउंसिल बना करती थी या फिर एक उसी समुदाय के बुजुर्ग लोग होते थे और वो बुजुर्ग लोग जो है वो बच्चे का परीक्षण किया करते थे, जांच किया करते थे और उनको क्या कहा जाता था? गेरूसिया कहा जाता था।
पिता को बच्चे को लैश नाम से एक जगह होती थी, लैश नाम की जगह पर ले जाना होता था। यदि बच्चा कमजोर होता तो उसे सेना के लिए अयोग्य मानकर माउंट टाइगेट्स की पहाड़ियों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता या उसको वहां से फेंक दिया जाता था। तो ये बात तो किसके संबंध में? स्पार्टा के संबंध में है। स्पार्टा के अंदर ये व्यवस्था थोड़ी सी सख्ती से पालना कर रहे थे। दूसरी बात, एथेंस के अंदर भी ऐसी व्यवस्था चला करती थी, लेकिन इसमें थोड़ा भेद था। क्या? परिवार का निजी फैसला ये हुआ करता था। यहां पर कोई भी काउंसिल नहीं आएगी जो बच्चे की जांच करेगी, ये परिवार का निजी फैसला हुआ करता था। परिवार का निजी फैसला है। एथेंस में स्पार्टा जैसी कोई सरकारी समिति या फिर जांच प्रणाली नहीं थी। बच्चे को रखने या छोड़ने का पूरा अधिकार केवल घर के मुखिया पिता के पास था। यहां शारीरिक फिटनेस के बजाय आर्थिक स्थिति देखी जाती थी। गरीब परिवार या फिर बेटियों के जन्म पर खर्च और दहेज से बचने के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाता था। तो एथेंस के अंदर भी ऐसी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन उसके पीछे कारण अलग थे और वहां पर फैसला किसका हुआ करता था? पिता का फैसला हुआ करता था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 50। उत्तर एथेंस काल, लेटर एथेनियन पीरियड को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग और पतन दोनों कहा जाता है। अगला कथन है हमारे पास, इस काल को बुद्धिवाद, इंटेलेक्चुअलिज्म का स्थान खेलों ने ले लिया। दो कथन आपके पास है, जैसे कि हम पहले देख रहे हैं कि पहली बात ये चेक की जाए कि क्या दोनों की दोनों बातें ठीक है। तो पहली बात, उत्तर एथेंस काल, जब उत्तरार्ध का समय था एथेंस काल में, तो उसको शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग और दूसरा पतन का काल कहा जाता है। तो ये ठीक बात है। इस समय पर आप कह सकते हैं कि पहला जो समय था उसमें आपके पास तमाम प्रतियोगिताएं शुरू हुई और ये दूसरे जो काल है उसके अंदर प्रतियोगिताएं शिखर तक गई हैं और शिखर पर जाने के बाद वापस नीचे लौटकर भी आई हैं। इसी समय के अंदर आपके पास खूब सारे विद्वान हुए, सुकरात हुए, आपके पास अरस्तु हुए, आपके पास प्लेटो हुए, आपके पास मिलो जैसे पहलवान हुए। तो ये बातें ठीक है कि यहाँ पर आपके पास खूब सारे लोग हुए, आप ऊंचाई पर भी गए और वहां से डिक्लाइन भी हुआ है। वहां से फिर प्रोफेशनल भी खिलाड़ी जो हो गए हैं या फिर केवल मनोरंजन के लिए भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया, या फिर ओलंपिक खेल बंद भी इसी काल में हो गए। तो ये दोनों की दोनों बातें आपके लिए ठीक रहेंगी। अगली बात, इस काल में बुद्धिवाद का स्थान खेलों ने ले लिया। ये बात यहां पर उल्टी होगी कि ये पतन होने के पीछे कारण क्या हुआ कि बुद्धिवाद जो है ना वो हावी हो गया किसके ऊपर? खेलों के ऊपर। तो कथन नंबर 1 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कथन नंबर 2 यहां पर क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो ए सही है और आर गलत है। डी सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो जब इनको सोल्व करें तो पहला पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको यही करना है कि पहले ये चेक करें कि क्या दोनों के दोनों कथन ठीक हैं या फिर नहीं है। अगर दोनों के दोनों ठीक पाए जाते हैं, फिर आप इस बात को देखने के लिए जाएंगे कि क्या इनके बीच में कोई संबंध भी है या फिर नहीं है। अगर दोनों ठीक नहीं है तो आपका प्रश्न वहां पर हल हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 51, होमर काल में फ्यूनरल गेम्स के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? होमर काल जब बढ़ते हैं, होमर काल जिस काल की विशेषता हम नेत्रहीन कवि होमर के रूप में हम उसको जानते हैं, और उस समय होमर के द्वारा इलियड और ओडिसी द्वारा जैसे दो महाकाव्यों की रचना की गई, और इलियड और ओडिसी जो दो महाकाव्य हैं उनसे हमें होमर काल के संबंध में खूब सारी जानकारी मिल जाती है। खूब सारी जानकारी यहां पर हमें मिल जाती है। तो होमर काल का उसमें फ्यूनरल गेम्स भी हुआ करते थे। अब फ्यूनरल गेम्स का उद्देश्य क्या है? राज्य के नए राजा का चुनाव करना, मृत आत्मा के सम्मान में देवताओं को अपनी शारीरिक शक्ति अर्पित करना, ओलंपिक खेलों के लिए एथलीटों का चयन करना, या फिर व्यापारिक संधियों का जश्न मनाना। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये जो खेल फ्यूनरल गेम्स हुआ करते थे, ये किसी नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन खेलों का आयोजन किया जाता था। और होमर की जो रचनाएं हैं उनके अंदर भी पेट्रोक्लस नाम से एक व्यक्ति हुए, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो मित्र थे एक्लीज, उनके द्वारा ये फ्यूनरल गेम्स के आयोजन किए जाने का आपको उसके अंदर एक सबूत मिलता है। तो फ्यूनरल गेम्स का संबंध किसके साथ? होमरिक काल के साथ संबंध रहेगा। और एक बात यह कि फ्यूनरल गेम्स होते क्यों हैं? मृत आत्माओं को या फिर मृत्यु के बाद देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन यूनान में इक्चेरिया का क्या अर्थ है? एक शब्द है इक्चेरिया। प्राचीन यूनान में इक्चेरिया का क्या अर्थ है? खिलाड़ियों के लिए एक विशेष आहार, स्पेशल डाइट प्रणाली, युद्ध विराम की पवित्र संधि, सैक्रेड ट्रूज, केवल विवाहित महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध, विजेता को दी जाने वाली स्वर्ण मुद्राएं। इक्चेरिया का क्या अर्थ रहेगा? इक्चेरिया क्या थी? युद्ध विराम की पवित्र संधि,
एक्चेरिया सैक्रेड ट्रूज, कि जब प्राचीन ओलंपिक चला करते थे तो उस समय जितने भी राज्य हैं, राज्य का मतलब है तो पूरा का पूरा यूनान, लेकिन यूनान के अंदर भी अलग अलग राज्य, जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य है, दिल्ली एक अलग राज्य हो गया, जयपुर एक अलग राज्य है, कोटा एक अलग राज्य है, तो अलग अलग राज्य हुआ करते थे। अब इन राज्यों के बीच में आमतौर पर युद्ध चला करते थे, विवाद रहते थे। अब विवाद की वजह से एक राज्य दूसरे राज्य के एक राज्य का खिलाड़ी अगर दूसरे राज्य में जाए तो उसको खतरा होता था। तो ओलंपिक ट्रूज या फिर ये जो एक्चेरिया है, जब इसकी घोषणा हो जाती तो खिलाड़ी बिना किसी डर के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते थे, या फिर वो किसी राज्य को क्रॉस करके जहां पर ओलंपिक हो रहे होते हैं वहां पर वो पहुंच सकता था। तो एक्चेरिया क्या है, एक शांति के लिए संधि है कि जहां पर खिलाड़ी आराम से बिना किसी भय के ओलंपिक स्थल तक जा सकते थे। तो युद्ध विराम की पवित्र संधि है एक्चेरिया। क्वेश्चन नंबर 53, कैंपस मॉरिशियस का रोमन समाज में प्राथमिक कार्य प्राइमरी फंक्शन क्या था? कैंपस मॉरिशियस संबंध किसके साथ रहेगा? रोम के साथ रहेगा, यह बात हम जानते हैं, लेकिन रोम के अंदर इसका उद्देश्य क्या था? रोम के अंदर कैंपस मॉरिशियस का उद्देश्य क्या था? दार्शनिकों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजन करवाना, केवल गुलामों स्लेव्स के लिए ग्लैडिएटर भिड़ंत का अभ्यास मैदान था, विदेशी व्यापारियों के लिए बाजार का संचालन करना, या फिर युवाओं को सैन्य कौशल और नागरिक कर्तव्यों का प्रशिक्षण देना। तो कैंपस मॉरिशियस के अंदर किस चीज के बारे में सिखाया जाता था या फिर किसका अभ्यास करवाया जाता था? तो ठीक ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा। युवाओं को सैन्य कौशल और नागरिक कर्तव्यों का प्रशिक्षण दिया यहां पर जाता था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, पेन हेलेनिक खेलों में पाइथियन खेल, पाइथियन किस देवता को समर्पित थे? हमारे पास यहां पर चार प्रमुख, पेन हेलेनिक का मतलब क्या है? पेन का मतलब ओल, हेलेनिक का मतलब एथेंस या फिर यूनान, ग्रीक, कि पूरे के पूरे ग्रीक के जो खेल होते थे, या पेन इंडिया, ओल इंडिया, उसी तरह से पेन हेलेनिक की ओल ग्रीक गेम्स, कि जहां पर ग्रीक के सभी राज्य भाग लिया करते थे। अब यहां पर अलग अलग जो गेम होते थे, चार तरह के गेम यहां पर होते थे, चारों के चारों विभिन्न देवताओं को समर्पित हुआ करते थे। उनके अंदर एक खेल पाइथियन भी था। अब पाइथियन खेल जो है वो किस देवता को समर्पित था? पाइथियन खेल जो है वो किस देवता को समर्पित थे? तो जीएस, पोसिडोन, अपोलो, हेरा, इसको ये समर्पित हुआ करते थे, ये अपोलो को समर्पित रहेंगे। पाइथियन जो है वो किसको समर्पित रहेंगे? अपोलो को। अन्य जो हम देखते हैं, जीएस जो है वो प्राइम आकाश के देवता हैं, ये किसके देवता है? आकाश के देवता है, फिर सुप्रीम गॉड इनको कहा, सबसे बड़े देवता कहा जाएगा। हेरा जो है उनका संबंध जीएस से कैसा है? ये इनकी धर्म पत्नी है और इनकी बहन भी है, दोनों के दोनों यहाँ पर रिश्ते इनके साथ रहेंगे। नेट के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है कि संबंध कैसा है, कि क्या है आपस में रिश्तेदारी क्या है? तो ये पत्नी भी है और साथ में सौतेली बहन भी है, तो दोनों आपने ध्यान रखना, ये नेट के अंदर क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। पोसिडोन, पोसिडोन का संबंध भी एक खेल के साथ है, तो हम इनके संबंध में आपने जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि पेन हेलेनिक खेलों के अंदर जीएस जो है वो नीमियन और ओलंपिक, इन दो खेलों के लिए रहेंगे। हमारे पास पोसिडोन रहेंगे स्तीमियन खेल के लिए पोसिडोन रहेंगे, और पाइथियन के लिए कौन रहेंगे? अपोलो रहेंगे। पोसिडोन जो है कौन से देवता है? ये जैसे आकाश के देवता है, पोसिडोन समुद्र के देवता है, समुद्र के देवता रहेंगे। अपोलो किसके देवता रहेंगे? घाव भरने के देवता रहेंगे, या फिर ये संगीत के देवता रहेंगे? ये किसके देवता रहेंगे? संगीत के देवता। हेरा जो है वो धर्मपत्नी है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हेरा गेम्स नाम से महिलाओं के लिए भी खेल होते थे, जैसे ओलंपिक खेल हो रहे हैं उसी तरह से हेरा गेम्स भी हुआ करते थे जो केवल महिलाओं के लिए होते थे। और एक अन्य जानकारी जो अभी आजकल हम जब ओलंपिक की टॉर्च जलाई जाएगी ओलंपिक से कुछ समय पहले, तो वो किस के मंदिर से जलाई जाती है? हेरा के मंदिर से जलाई जाती है, जो ओलंपिक के रूइंस या फिर जो खंडर है वहां पर उनका मंदिर है, वहां से वो जोत जलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, एगोग प्रणाली के सर्वोच्च अधिकारी या फिर प्रभारी को किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहली बात, एगोग प्रणाली है कहां की? एगोग प्रणाली है स्पार्टा की। कहां की प्रणाली है? स्पार्टा की। ये स्पार्टा की प्रणाली, स्पार्टा को हम क्लासिकल एज भी कहते हैं, स्पार्टा को हम क्लासिकल एज भी कहते हैं। एगोग प्रणाली में सर्वाधिक अधिकारी या फिर प्रभारी को क्या किस नाम से जाना जाता है? पेडो ट्राइब, पेडोनोमस, सेफिस्टस, या फिर जिम्नेजियस, क्या नाम यहां पर ठीक रहेगा? अब यहां पर कंफ्यूजन के लिए दो नाम यहां पर रहेंगे, एक तो पेडो ट्राइब रहेगा और एक पेडोनोमस रहेगा। तो पेडोनोमस का संबंध किसके साथ है? एगोग के साथ, स्पार्टा के साथ रहेगा, और पेडो ट्राइब का संबंध किसके साथ रहेगा? एथेंस के साथ रहेगा। इसका संबंध किसके साथ? एथेंस के साथ रहेगा। दोनों नाम, पेडो ट्राइब और पेडोनोमस, दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पेनक्रेशन खेल को
प्राचीन विश्व का सबसे क्रूर खेल क्यों माना जाता था? पेनक्रेशन नाम से एक खेल हुआ, और पेनक्रेशन को सबसे क्रूर खेल क्यों माना जाता था? क्योंकि इसमें केवल हथियारों, वेपन्स का प्रयोग होता था। क्योंकि इसमें केवल हथियार या फिर वेपन्स का प्रयोग हुआ करता था। क्योंकि इसे मनुष्य या व जानवर के मध्य खेला जाता था। क्योंकि इसमें केवल पैर या फिर फीट का उपयोग करने की अनुमति थी। क्योंकि यह कुश्ती, रेसलिंग और मुक्केबाजी का एक बिना नियमों वाला मिश्रण था। कौन सी बात यहां पर ठीक रहेगी? कौन सी बात यहां पर ठीक रहेगी कि पेनिट्रेशन के संबंध में कौन सी बात बिल्कुल ठीक है? ऐसा खेल था जिसके अंदर कुश्ती भी शामिल है और जिसके अंदर मुक्केबाजी भी शामिल है, और बिना किसी नियम के ये खेल होता था। तो ज्यादा क्रूर प्रकृति का ये खेल था। मुक्केबाजी भी है और रेसलिंग भी इसमें शामिल होती थी। क्वेश्चन नंबर 57, रोमन चिकित्सक गैलन ने पेशेवर एथलेटिक्स का विरोध क्यों किया? गैलन जो है वो मूल रूप से क्या है? यूनानी है। मूल रूप से क्या है? यूनानी है, लेकिन रोम के अंदर ये रहा करते थे। रहते कहां थे? रोम के अंदर रहा करते थे, और पेशे से क्या है? चिकित्सक है। और ये खुद ग्लैडिएटर भिड़ंत जो हुआ करती थी, जो ग्लैडिएटर हुआ करते थे, उनका उपचार किया करते थे, उनका उपचार किया करते थे। अब ये व्यक्ति रोम के अंदर रह रहे, उपचार उनका कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्लैडिएटर पेशेवर एथलेटिक्स का विरोध क्यों किया करता था? पेशेवर जो प्रोफेशनल पैसा कमाने के लिए जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, उनका ये विरोध किया करते थे। तो क्यों विरोध कर रहे हैं? उनके अनुसार अत्यधिक विशेषज्ञता स्वास्थ्य के संतुलन को बिगाड़ती थी। उनका मानना था कि खेल केवल समय की बर्बादी है। एथलीटों का व्यवहार अनैतिक और हिंसक था, क्योंकि रोम कभी ओलंपिक नहीं जीत सका। तो क्यों ये विरोध किया करते पेशेवर एथलेटिक्स का? पेशेवर एथलेटिक्स का रोम के अंदर रहने वाले चिकित्सक गैलन के द्वारा विरोध करने की प्रमुख वजह क्या है? कि उनके अनुसार अत्यधिक विशेषज्ञता स्वास्थ्य के संतुलन को बिगाड़ती है। अगर आप बहुत शक्ति हासिल कर लेते हैं, तो आप दूसरे क्षेत्रों के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, आप स्पीड के अंदर मात खा जाएंगे। तो व्यक्ति अगर किसी एक क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञता हासिल करेगा, तो दूसरे क्षेत्रों के अंदर वो पिछड़ेगा। तो इसलिए ये उसको बहुत ज्यादा ठीक बात एक नहीं मानते थे कि कोई पेशेवर एथलेटिक्स में चला जाए और वो उसके अंदर विशेषज्ञता हासिल करे, तो उसकी वजह से दूसरे जो क्षेत्र है उसके अंदर वो प्रभावित होने लग जाएगा। ऐसा मत किसका है? गैलन का ऐसा मत है। क्वेश्चन नंबर 58, पेंटाथलॉन में शामिल खेलों का सही क्रम या फिर समूह कौन सा है? पेंटाथलॉन जिसके अंदर 5 अलग अलग खेल हुआ करते, पेंटाथलॉन जिसके अंदर 5 अलग अलग खेल हुआ करते। हमारे पास अभी डिकैथलॉन है पुरुषों के लिए, जहां पर 10 इवेंट हो रहे हैं। अभी हमारे पास हेप्टाथलॉन है महिलाओं के लिए, जिसके अंदर 7 इवेंट है। पेंटाथलॉन अभी भी होता है, लेकिन पेंटाथलॉन एथलेटिक्स में नहीं है। पेंटाथलॉन एक अलग बॉडी के अधीन आता है, लेकिन यहां पर पेंटाथलॉन ओलंपिक के अंदर हुआ करता था। उसके अंदर इवेंट कौन कौन से थे? उस समय के जो इवेंट थे और आज की जो इवेंट है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये भी आपने साथ में ध्यान रखना है। उस समय दौड़, लंबी कूद, चक्का फेंक, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी, पैदल दौड़, रथ दौड़, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ऊंची कूद, दौड़, घुड़सवारी, मुक्केबाजी, कुश्ती, केवल 5 अलग अलग प्रकार की दौड़ें इसमें होती थी। ठीक ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। दौड़, लंबी कूद, चक्का फेंक जिसको डिस्कस करेंगे, भाला फेंक और कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं पेंटाथलॉन के अंदर ओलंपिक खेलों के अंदर आयोजन करवाई जाती थी। 59 नंबर क्वेश्चन, एथेंस के स्वर्ण युग में 18 से 20 वर्ष की युवाओं को क्या कहा जाता था? एथेंस के स्वर्ण युग में 18 से 20 वर्ष की युवाओं को क्या कहा जाता था? हैप्लोमेकस, एफेबोस, पेडोट्राइब या फिर स्पार्टिएटस? किस नाम से आप 18 से 20 वर्ष के युवाओं को जानते थे? सही ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? एफेबोस उनको कहेंगे। ये कुछ शब्दावली हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि उस समय जो लोग हुआ करते थे, युवा होते थे, या फिर वहाँ की जो अलग अलग टुकड़ियां होती थी, वहाँ के जो धनुर्विद्या सिखाने वाला, वहाँ पर जो भाले की शिक्षा देने वाला, बोल से शिक्षा देने वाला, शारीरिक शिक्षक, वहाँ प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति, उनको क्या क्या कहा जाता है, ये शब्दावली आप जरूर याद करके रखिएगा। पूर्व के अंदर यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। यूनानी इतिहास के निम्नलिखित कालों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यूनानी इतिहास को आप अलग अलग समय के आधार पर आप इनको सही क्रम के अंदर लगाएं। तो सबसे पहला काल यहां पर कौन सा आएगा? सबसे पहला हमारे पास काल कौन सा है? होमरिक काल सबसे पहले आएगा। होमरिक के बाद हमारे पास क्लासिकल पीरियड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पार्टा के नाम से जानते हैं। क्लासिकल पीरियड आएगा, शास्त्रीय काल आएगा। उसके बाद हमारे पास अर्ली एथेंस पीरियड आएगा 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर गोल्डन एज ऑफ एथेंस आएगा। तो यहां पर 2 1, अगर हम ऑप्शन ठीक देखें तो हमारे पास 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले होमर काल आया। होमर के बाद हमारे पास स्पार्टा आया। स्पार्टा के बाद पूर्व एथेंस काल, फिर उत्तर एथेंस काल, फिर हमारे पास रोम आएगा। रोम किसको जीता है? उत्तर एथेंस काल के बाद रोमन्स आते हैं। रोम में थर्मी का मुख्य सामाजिक या शारीरिक उद्देश्य क्या था? रोम में थर्मी का
मुख्य सामाजिक और शारीरिक उद्देश्य क्या था? अपराधियों को कठोर दंड देना, घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए विशाल मैदान, धार्मिक बलि देने का स्थान, सार्वजनिक स्नान, व्यायाम और सामाजिक मेलजोल का केंद्र यह हुआ करता था। कौन सा ऑप्शन यहां पर ठीक रहेगा भाई? कौन सा ऑप्शन यहां पर ठीक रहेगा? डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा। सार्वजनिक स्नान, व्यायाम और सामाजिक मेलजोल का यह केंद्र हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, अगले प्रश्न की तरफ। कथन क्या कहता है? स्पार्टा शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से सैन्य उन्मुख मिलिट्री ओरिएंटेड थी। कारण, या फिर दूसरा कथन हमारे पास, स्पार्टा का प्राथमिक लक्ष्य उन नागरिकों को तैयार करना था जिनका लक्ष्य सैनिक बनना था। अब यहां पर हमारे पास दो कथन है। पहली बात को हम देखें तो पहला कथन कहता है स्पार्टन शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से सैन्य उन्मुख मिलिट्री ओरिएंटेड थी। बिल्कुल ठीक बात है कि इनकी जो शिक्षा प्रणाली थी उसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य यही था कि हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिक तैयार करने हैं, कि हमें बौद्धिक विकास से कोई मतलब नहीं है, हमें गणित से, संगीत से, कलाओं से, फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं है। हम केवल क्या चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सैनिक तैयार किए जाएं। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, स्पार्टा का प्राथमिक लक्ष्य है कि स्पार्टा की जो ये प्रणाली थी उसका प्राथमिक उद्देश्य उन नागरिकों को तैयार करना जिनका लक्ष्य सैनिक बनना था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम केवल उन लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि जो सैनिक हैं, उनको हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सैनिक बनाएंगे। दोनों की दोनों बातें ठीक है और सही व्याख्या भी ये हो रही है, और ठीक सही व्याख्या यहां पर हो रही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63। स्मार्ट थियोडोसिस ने 394 एडी में ओलंपिक खेलों को क्यों प्रतिबंध किया? हम जानते हैं कि 394 एडी के अंदर आफ्टर डेथ, यहां पर बात हम कर रहे हैं 776 के अंदर हमारे पास ओलंपिक जो शुरू किए गए, और 394 एडी के अंदर ओलंपिक जो है वो बंद कर दिए गए। कुल 293 ओलंपिक हमारे पास होते हैं, और ओलंपिक को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? स्मार्ट थियोडोसिस की भूमिका थी। तो उन्होंने ओलंपिक को बंद करने के लिए किस एक बात का हवाला दिया? क्या उन्होंने रीजन दिया कि हम इसको क्यों बंद करना चाहते हैं? यूनान की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बंद किए, ईसाई धर्म के प्रसार और पैगन मूर्ति पूजन प्रथाओं को समाप्त करने हेतु, स्टेडियम में आग लगने के कारण इन्होंने खेलों को बंद किया, या खिलाड़ियों के बीच अत्यधिक हिंसा को रोकने के लिए इन्होंने बंद किया? तो इन्होंने कारण क्या दिया? इन्होंने कारण दिया कि हम ईसाई धर्म के प्रसार कर रहे हैं, और साथ में ईसाई धर्म का प्रसार यहां पर हो रहा है, और पैगन या फिर मूर्ति पूजा, जीएस की मूर्ति का पूजन वहां पर किया जा रहा है, तो उसको हम, उस प्रथा को हम समाप्त करना चाहते हैं। जीएस की जो 40 फीट की मूर्ति थी उसको, उसका पूजन नहीं हो, उसके लिए उन्होंने इन खेलों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 64। पेडो ट्राइब और पेडोनोमस में क्या मुख्य अंतर था? हमने दोनों शब्दों को पढ़ा, पेडोनोमस क्या है और पेडो ट्राइब क्या है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था? इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था? बताइए भी, दोनों में क्या प्रमुख अंतर था? पेडो ट्राइब एथेंस का शिक्षक था और पेडोनोमस स्पार्टा का अधिकारी था। पेडो ट्राइब संगीत सिखाता था, पेडोनोमस केवल युद्ध। पेडोनोमस एक गुलाम था, पेडो ट्राइब एक स्वतंत्र नागरिक। दोनों के कार्य में कोई अंतर, डिफरेंस नहीं था। सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? पेडो ट्राइब जो है वो एथेंस का शिक्षक था, और पेडोनोमस जो है वो स्पार्टा का एक अधिकारी था जो एगोग का संचालन किया करता था, जो एगोग का संचालन किया करता था। 65 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का वह पहला देश कौन सा था जिसने 1814 में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाया? कि पहला देश कौन सा जिसने अनिवार्य विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा को अपना लिया प्राइमरी स्कूल के अंदर? जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस। तो यहां पर ठीक ऑप्शन कौन सा रहेगा? डेनमार्क यहां पर ठीक ऑप्शन रहेगा। डेनमार्क यहां पर ठीक ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66। स्पार्टा की क्रिप्टिया नामक संस्था का प्राथमिक कार्य क्या था? क्रिप्टिया नाम से एक संस्था यहां पर हुआ करती थी। क्रिप्टा नाम से यहां पर एक छोटी सी टुकड़ी हुआ करती थी। उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ओलंपिक के लिए विदेशी एथलीटों को आमंत्रण करना, केवल कविता और संगीत संरक्षण करना, स्पार्टा के मंदिरों की सुरक्षा करना, युवाओं का गुप्त प्रशिक्षण और हेलोटस पर नियंत्रण रखना। कौन सा ठीक रहेगा? क्रिप्टिया नाम से एक गुप्त सेना हुआ करती थी, गुप्त प्रशिक्षण हुआ करता था। जो सैनिक है उनकी छोटी टुकड़ी होती थी, उनको प्रमुख रूप से हम फुल फ्लैश सैनिक बनाने से पहले हम उनको क्रिप्टिया के अंदर डालते थे, और ये हेलोटस पर नियंत्रण रखना। हेलोटस नाम से एक किसानों का समूह हुआ करता था जो इनके लिए वाइन तैयार किया करता था, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने का इनको काम दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 67। पैलेस्ट्रा मुख्य रूप से किन गतिविधियों के लिए जाना जाता? अब पैलेस्ट्रा नाम से जो ये संस्थान है इसके अंदर शारीरिक अभ्यास कौन करवा रहा है? पेडो ट्राइब नाम से जो व्यक्ति है, पेडोनोमस तो कहां पर आया?
पेडोनोमस तो एगोग के अंदर आया, और पेडोट्राइब जो है पेलेस्त्रा के अंदर क्या करवाएगा, अभ्यास करवाएगा। पेलेस्त्रा के अंदर अभ्यास होता किस चीज का था, केवल रथ दौड़ का, कुश्ती मुक्केबाजी कूद के लिए, संगीत और व्याकरण के लिए, और नौ सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए। अब इन सब के अंदर संगीत और व्याकरण के लिए तो हमारे पास डिडास्केलियम था। कौन सा, डिडास्केलियम। डिडास्केलियम हमारे लिए संगीत और व्याकरण के लिए था, और मुक्केबाजी कुश्ती के अभ्यास के लिए हमारे पास कौन था, पेलेस्त्रा था, हुआ करता था। तो ये वो स्थान है कि जहां पर खिलाड़ी, चेंजिंग रूम कह लो, यहाँ पर खिलाड़ी जो है अपने चेंज वगैरह किया करते थे, या फिर यहाँ पर अभ्यास करते थे। यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास कर रहे हैं, सबके लिए यहाँ पर ये बात ठीक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन ओलंपिक खेलों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर प्राचीन ओलंपिक खेलों के इतिहास के संदर्भ में आपको इन कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। खेलों की शुरुआत 776 बीसी में हुई और 394 एडी में सम्राट थियोडोसिस द्वारा प्रतिबंधित किए जाने से पहले कुल 293 ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। एक कथन। दूसरा कथन, शुरुआती दिनों में यह खेल केवल एक दिन के आयोजित होते थे, लेकिन बाद में इनकी अधिकतम अवधि बढ़ाकर 5 दिन हो गई थी। दूसरी बात, खेलों के उद्घाटन के अवसर पर भगवान जीएस के सम्मान में बैल की बलि दी जाती थी। तीन कथन आपके सामने है। पहला कथन बिल्कुल ठीक रहेगा, दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक रहेगा, शुरुआत केवल एक दिन से हुई, और जो पैदल एक इवेंट होता था, जो पैदल चाल या पैदल दौड़ कह लो, पहले दिन केवल एक इवेंट हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे इवेंट जुड़ते गए और हमारे पास अन्य 5 दिन का हमारे पास आयोजन हो गया। उन 5 दिन के अंदर भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, 5 दिन का आयोजन था। ये जो मध्य का दिन होता था ना, ये दिन कौन सा, पूर्णिमा का दिन हुआ करता था। ये पूर्णिमा का दिन अगस्त के महीने में पूर्णिमा का दिन होता था, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। यहाँ पर भी पहले दिन धार्मिक रीतियां और अंतिम दिन धार्मिक रीतियां, 3 दिन खेल चलते थे। 3 दिन खेल, 2 दिन धार्मिक रीतियां, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। खेलों के उद्घाटन के अवसर पर भगवान जीएस के सम्मान में बैल की बलि दी जाती थी, ये बात गलत है। सूअर की बलि यहां पर दी जाती थी। तो 2 कथन आपके पास ठीक है, 3 नंबर आपके पास यहां पर गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, 3 नंबर कथन क्या रहेगा, गलत रहेगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 69, स्पार्टा की शारीरिक और शैक्षिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और सही विकल्प का चुनाव करें। हम बात कर रहे हैं स्पार्टा की, तो स्पार्टा के संबंध में हमें विश्लेषण करना है और ठीक बात को यहां पर चुनाव करना है। स्पार्टा को सर्वसत्तावादी सैन्य राज्य, टोटलिटेरियन मिलिट्री स्टेट के रूप में जाना जाता था, और जहां व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से राज्य की संपत्ति था। अर्थ यहां पर यह हुआ कि व्यक्ति अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता, राज्य जैसा कहेगा वैसा काम करेगा। जहां की शिक्षा प्रणाली का एगोग कहा जाता था, जिसका प्राथमिक दृष्टिकोण बुद्धिवाद के बजाय शारीरिक कठोरता, फिजिकल हार्डनेस और युद्ध कौशल विकसित करना था। स्पार्टा में एगोग प्रणाली का संचालन पेडोनोमस नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था, जो 7 से 20 वर्ष के बालकों के कठोर प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होता था। और यहाँ पर तीनों की तीनों कथन जो क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। कथन 1 2 और 3 ठीक रहेंगे। और यहाँ पर स्पार्टा के एगोग के अंदर बच्चा कितना सीख रहा है, उसके लिए यहाँ पर एफर्स नाम से अन्य अधिकारी आते थे, जो ये जांच करने के लिए आते थे, जो परीक्षण लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए आते थे कि बच्चा कितना सीख रहा है। अगर उनको लगता कि बच्चा ठीक से नहीं सीख रहा है या मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको दंडित किया जाता था। तो एफर्स, एगोग, पेडोनोमस, तीनों ध्यान रखने आपने यहाँ पर, तीनों आपने यहाँ पर ध्यान रखने। और यहाँ पर स्पार्टा के अंदर ये जो आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर फिजिकल फिटनेस या फिर सैन्य प्रशिक्षण को ये ज्यादा महत्व दिया करते थे, इस बात को भी आपने यहाँ पर साथ में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ये हालांकि हम अभी करके आए हैं। जैसे ओलंपिक खेल जो है, ओलंपिक खेल किसको किसको समर्पित रहेंगे, आकाश देवता जीएस को समर्पित रहेंगे। पाइथियन खेल, पाइथियन खेल जो है वो अपोलो को समर्पित रहेंगे। उसके बाद स्थिमियन, समुद्र देवता पोसिडोन को समर्पित रहेंगे। और अंतिम नीमियन खेल जीएस, जो आर्गोस के मैदान पर होंगे, जो कहां पर होंगे, आर्गोस के मैदान पर होंगे। तो यहां पर सही कूट हमारा क्या बनेगा, ए के लिए सी, सी और ए, सी और ए, सी ए ऑप्शन हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे यहां पर बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। चलिए भाई अगला प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने और शर्तों के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, इनकरेक्ट है। कौन सी बात यहां पर इनकरेक्ट या फिर असत्य रहेगी। हम बात कर रहे हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने की शर्तों और नियमों के संदर्भ में, कौन सी बात यहां पर असत्य है, बात ठीक नहीं है।
बात ठीक नहीं है। पहली बात, केवल पूर्ण यूनानी नागरिक, फुल ब्लडेड ग्रीक्स ही खेलों में भाग ले सकते थे और किसी भी अपराधी या फिर धार्मिक रूप से अपवित्र व्यक्ति को अनुमति खेलों में भाग लेने की नहीं हुआ करती थी। सभी प्रतिभागियों को यह प्रमाणित करना अनिवार्य था कि उन्होंने कम से कम 10 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, फिर पूरा किया है। कुंवारी लड़कियां स्टेडियम में दर्शक के रूप में खेल देख सकती थी, लेकिन विवाहित महिलाओं को प्रवेश पूरी तरह वर्जित था और पकड़े जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। खेल के नियमों का उल्लंघन करने पर एथलीट को निष्कासित किया जाता था, उन अधिकारी उन्हें आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया जाता था। तो यहाँ पर जो कथन गलत है, जो कथन ठीक नहीं है, वो कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। यहाँ पर इनको केवल निष्कासित नहीं करेंगे, इनको फाइनेंशियल फाइन भी इनके ऊपर लगेगा अगर आप यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो। और जो भी फाइन यहाँ पर लिया जाएगा उसकी छोटी छोटी मूर्तियां बनवाई जाएगी, और मूर्तियां जहां पर ओलंपिक कार्यक्रम हो रहा है उसके बाहर गेट के ऊपर लगवाई जाती है, ये दिखाने के लिए कि अगर आप चीटिंग वगैरह करते हैं तो आपके ऊपर दंड जो है वो लगाया जाएगा। एक आप अपने यहाँ पर बात और ध्यान रखनी है, मिलो नाम से एक पहलवान हुआ। मिलो नाम से यहां पर एक पहलवान हुआ, और इसने 6 स्वर्ण पदक जीते। 6 स्वर्ण पदक इसने कुश्ती के अंदर जीते। तो मिलो एक पहलवान, 6 स्वर्ण पदक जीतने वाला एक खिलाड़ी भी हुआ जो इन खेलों के अंदर ओलंपिक गेम्स में 6 स्वर्ण पदक जीता है। इनके संबंध में भी आपने जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 72, होमर काल की शिक्षण और शारीरिक संस्कृति, शैक्षिक और शारीरिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और गलत विकल्प का चयन करें। नेत्रहीन कवि होमर इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों के माध्यम से शारीरिक क्रियाओं का वर्णन किया। इस काल का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य व्यक्ति को मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति, और मैन ऑफ विजडम, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में विकसित करना था। पेट्रोक्लस के सम्मान में एक्लीज द्वारा आयोजित फ्यूनरल गेम्स का वर्णन है। इस काल में शारीरिक शिक्षा के लिए एगोग जैसे औपचारिक और सरकारी प्रशिक्षण संस्थान पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। तो इन चारों के अंदर से डी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? गलत रहेगा। इस काल के अंदर कोई औपचारिक शिक्षा प्रणाली नहीं थी, तो बच्चा सीख कैसे रहे? वो वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो हो रही है बाजार के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, या फिर जो हमारे जो मैच्योर लोग हैं उनकी वाद विवाद प्रतियोगिताओं से बच्चा सीख रहा है, यहाँ पर होता था। कोई औपचारिक शिक्षा प्रणाली यहाँ पर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीन रोम की ग्लैडिएटर प्रतियोगिता के आलोक में दिए गए कथनों पर विचार करें और असत्य विकल्प का चयन करें। ये प्रतियोगिताएं आधिकारिक तौर पर 246 बीसी में शुरू हुई थी और इनका मूल उद्देश्य मृत पूर्वजों के सम्मान में रक्त की बलि देना था, जो बाद में मनोरंजन में बदल गया। ग्लैडिएटर मुख्य रूप से गुलाम, युद्धबंदी या फिर अपराधी होते थे, जिन्हें लूडस नामक विशेष प्रशिक्षण स्थलों या फिर स्कूलों में तैयार किया जाता था। ये मुकाबले मुख्य रूप से सर्कस मैक्सिमस नामक स्थान पर आयोजन करवाए जाते थे। मुकाबले के अंत में पराजित ग्लैडिएटर का भाग्य अक्सर सम्राट या दर्शकों के इशारे पर निर्भर करता था, जो यह तय करता था कि उन्हें जीवनदान मिलेगा या फिर मृत्यु मिलेगी। यहाँ पर इन सब में गलत कथन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा, बाकी सभी कथन ठीक रहेंगे। ये 246 जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आपने ध्यान रखना है। और ये लोग होते कौन थे? ये गुलाम होते थे, युद्धबंदी होते थे, या फिर अपराधी हुआ करते थे, जिनको या तो आपस में लड़वाया जाता था या फिर किसी जानवर से इनको लड़वाया जाता था। और ये तमाम जो मुकाबले हो रहे हैं वो छोटे छोटे एम्फी थिएटर बने होते थे। एम्फी थिएटर नहीं कि स्टेडियम, पूरे रोम के अंदर खूब सारे स्टेडियम थे जिनको हम एम्फी थिएटर बोला जाता था। लेकिन जो राजधानी के अंदर प्रमुख एक एम्फी थिएटर था उसको हम कॉलेजियम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉलेजियम हम बोला करते थे। तो ये सर्कस मैक्सिमस में मुकाबले नहीं होते थे, कहां पर? कॉलेजियम के अंदर मुकाबले हुआ करते थे, जो सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था। क्वेश्चन नंबर 74, प्राचीन ग्रीस में शारीरिक शिक्षा और खेलों के किस काल में अत्यधिक महत्व दिया गया? प्राचीन ग्रीस में शारीरिक शिक्षा और खेलों को किस काल में अत्यधिक महत्व दिया गया? वो समय कौन सा था जहां पर शारीरिक शिक्षा को सर्वाधिक महत्व जो है वो दिया गया था? सर्वाधिक महत्व दिया गया था। 500 से 400 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व, 1000 से 1100 से 700 ईसा पूर्व, 200 से 400 ईसा पूर्व। कौन से समय के अंदर सर्वाधिक महत्व जो है वो दिया गया? सर्वाधिक महत्व कौन से काल के अंदर दिया गया? कौन सी बात यहां पर ठीक रहेगी भाई? सर्वाधिक महत्व की बात करें तो आपके जो गेम है जितने भी, वो सारे के सारे शुरू कहां से होते हैं? 776 से ओलंपिक शुरू होता है, उसके बाद आपके पास जो अन्य 3 गेम है उसके बाद आगे शुरू होते हैं। और एथेंस काल का जो समय वो सर्वाधिक हम कह सकते हैं कि अच्छा काल रहा है। तो यहां पर हम 600 से 300 ईसा पूर्व का जो समय, उस काल के अंदर यूनान के अंदर खेलों का महत्व या फिर शैक्षिक दृष्टि से देखें तो उसका खूब महत्व रहा है, 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। यूरोप का वह पहला आधुनिक स्कूल कौन सा था जहां जिम्नास्टिक को अनिवार्य बनाया गया? टर्न प्लाजा,
साल्जबैन स्कूल, रॉयल इंस्टीट्यूट या फिर फिलंथ्रोपियम? वो कौन सा स्कूल था जहां पर जिम्नास्टिक को सर्वप्रथम अनिवार्य बनाया गया, या फिर ऐसा कौन सा स्कूल था जहां पर सर्वप्रथम वो कौन सा मॉडल था कि जहां पर एक विशेष तरह की शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया? तो ध्यान रखना आपने, फिलंथ्रोपियम स्कूल यहां पर महत्वपूर्ण है। 1774 के अंदर जिसकी स्थापना होती है, 1774 की स्थापना होती है, लेकिन 1793 के अंदर ये बंद भी हो जाता है। इस स्कूल को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाएगा? जॉन बर्नार्ड बेस्डो। जॉन बर्नार्ड बेस्डो को ये श्रेय दिया जाएगा। ये स्कूल जो है एक नई सोच, एक नई विचारधारा के ऊपर आधारित था। और अगर हम बात करें तो ये प्रकृतिवाद पर आधारित था, नेचुरलिज्म पर आधारित था, नेचुरलिस्ट फिलोसफी पर आधारित था। और बात यहां पर क्या थी, क्योंकि इन्होंने खूब योगदान दिया है, फिर पहला विचार ये लेकर आए हैं, तो इनको फाउंडर या फिर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कहा जाएगा। मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कहा जाएगा। अब एक बात यहां पर और ध्यान रखनी है कि आजकल जो क्वेश्चन पेपर आपके बन रहे हैं वो एआई से बन रहे हैं। आजकल जो पेपर बन रहे हैं वो एआई से बन रहे हैं। एआई अपना जो डेटा है वो कहां से उठाता है? गूगल से उठाता है। गूगल के ऊपर जो जानकारी देखेंगे वहां पर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन आपको लुडविग जॉन दिए हुए मिलेंगे। उसके पीछे वजह क्या है? अब दोनों के समय को देखेंगे तो जॉन बर्नार्ड वेस्टो का समय कौन सा रहेगा? ये समय उनका रहेगा। और इस समय इन्होंने स्कूल चलाया, स्कूल बंद भी हो गया, कुछ इन्होंने योगदान वहां पर दिया, लेकिन प्रारंभिक व्यक्ति तो यही थे। फिर इन्हीं के प्रयासों से सीखा किसने? गटमट्स ने सीखा। और उनके प्रयासों से किसने सीखा आगे? लुडविग जॉन ने सीखा। लुडविग जॉन के जो विद्यार्थी थे वो वहां से अमेरिका गए। वो कहां पर गए? अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उनके विद्यार्थियों ने किताबें लिखी। अब किताबों के अंदर जो टेक्स्ट है उसी को गूगल के ऊपर डाला गया, तो हमारे पास जो अभी जानकारी है, गूगल से जो जानकारी मिलेगी, वहां पर हमें मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन लुडविग जॉन दिए हुए मिलेंगे। एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है पुरानी हमारी टेक्स्ट बुक, उनके हिसाब से आपको अभी भी फाउंडर या फिर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कौन कौन मिलेंगे? जॉन बर्नार्ड बेस्टो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, शारीरिक शिक्षा का पितामह किसको कहा जाएगा? शारीरिक शिक्षा का पितामह या फिर ग्रैंडफादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिर कहिए ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक किसको कहा जाएगा? यहां पर ग्रैंडफादर आया, इसको आपने जरूर ध्यान रखना है। ग्रैंडफादर यहां पर आया है। फिजिकल एजुकेशन किसको कहा जाएगा? जे एफ गटमट्स, एडोल्फ स्पीज, जॉन साइमंस या फिर पर हेनरिक लिंग? तो ग्रैंडफादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहिए या फिर ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक कहिए। ठीक ऑप्शन कौन सा होगा? गटमट्स यहां पर ठीक होगा। यहां पर अगर पुस्तक की बात करें, जॉन बर्नार्ड बेस्टो की पुस्तक की बात करें, तो मेथड बुक यहां पर आपने पुस्तक को ध्यान में रखना है। मेथड बुक को आपने यहां पर ध्यान रखना है। अगर गटमट्स की पुस्तकों की बात करें, अब इनको ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक कहा जाता है। ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक कहा जाएगा। तो इनकी पुस्तक है जिम्नास्टिक फॉर यंग, जिम्नास्टिक फॉर यंग, और दूसरी पुस्तक का नाम क्या? गेम्स। तो इनकी पुस्तकों को आपने विशेष ध्यान में रखना है। गेम्स के अंदर 105 मनोरंजनात्मक खेलों का वर्णन आपको मिल जाता है। और आप गटमट्स के संबंध में क्या बात ध्यान रखें? गटमट्स पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? स्नेपनथाल में। कौन से में? स्नेपनथाल में। स्नेपनथाल विद्यालय के अंदर उन्होंने पढ़ाया। और साथ के साथ ये भी इनके संबंध में ध्यान रखना कि विद्यार्थियों का पूर्ण रिकॉर्ड रखना सर्वप्रथम किसने शुरू किया? गटमट्स ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 77, 1811 में बर्लिन में शुरू किए गए खुले व्यायाम मैदान, ओपन एयर जिम्नेजियम को क्या कहा जाता था? स्टेडियम, टर्न प्लाजा, एरिना, पैलेस्ट्रा? किस नाम से जाना जाता था? बर्लिन के जो बिल्कुल शहर के बाहर की तरफ 1811 के अंदर ओपन एयर जिम्नेजियम शुरू किया गया, और किस नाम से उसको जाना गया? तो किस नाम से जाना गया? टर्न प्लाजा नाम से जाना गया। टर्न प्लाजा शुरू किसने किया? लुडविग जॉन। लुडविग जॉन नाम से, जोहन या फिर जॉन नाम से एक व्यक्ति हुए, उन्होंने शुरू किया। इनकी उपाधि क्या है? इनको जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। जिम्नास्टिक के जनक या फिर पिता, फादर ऑफ जिम्नास्टिक इनको कहा जाता है। और इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक नाम से एक पुस्तक भी लिखी। जर्मन जिम्नास्टिक नाम से पुस्तक भी लिखे। टर्न प्लाजा तो इनका व्यायामशाला थी। इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? टर्नर कहलाए। इनका नाम क्या था? टर्नर इनके अनुयायी कहलाए।
और यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका जो तरीका था उसको हम नेशनलिस्ट जिम्नास्टिक कहते हैं। नेशनलिस्ट जिम्नास्टिक इनको, इनके तरीके को, या फिर राष्ट्रवादी जिम्नास्टिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जिम्नास्टिक के माध्यम से लोगों में देशभक्ति जगाने का काम किया। तो लुडविग जोन के संबंध में जर्मन जिम्नास्टिक इनकी पुस्तक है और जिम्नास्टिक के पिता इनको कहा जाता है, और टर्नर इनके जो अनुयायी हैं उनको कहा जाएगा, और नेशनलिस्ट जिम्नास्टिक इनका तरीका रहेगा कि जिम्नास्टिक के माध्यम से। और साथ में इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक को ले लीजिए या फिर अपना 1811 के अंदर ये जो टर्न प्लाजा नाम से इन्होंने कार्य किया, इसके संबंध में ये भी आपने ध्यान रखना है कि जिम्नास्टिक के नए उपकरणों को बनाना, जिम्नेजियम को स्थापित करना, इसके संबंध में इन्होंने खूब सारा योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 78, फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने टर्न प्लाजा की स्थापना की। उनका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करके नेपोलियन के विरुद्ध जर्मन मुक्ति के लिए तैयार करना था। तो यहां पर बात है, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा भाई? पहले तो कौन कौन सी बातें ठीक है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने टर्न प्लाजा की स्थापना की, ठीक बात रहेगी। दूसरी बात, उनका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करके नेपोलियन के विरुद्ध जर्मन मुक्ति के लिए तैयार करना था। दोनों की दोनों बातें ठीक है। और ये जो आप यहां पर टर्न प्लाजा की स्थापना कर रहे हैं, स्थापना की क्यों? क्योंकि ये देशभक्ति को बढ़ावा देना चाहते थे और शारीरिक शक्ति के विकास के माध्यम से नेपोलियन के विरुद्ध देशभक्ति का क्यों कहा जाता है, नेशनलिस्ट जिम्नास्टिक क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि ये जर्मनी के अंदर जो लोग हैं, युवा हैं, उनको देशभक्ति से जोड़ना चाहते हैं, और बाद में इनके ऊपर नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने भी खुद जाते हैं या फिर युद्ध में भाग भी लेते हैं। तो दोनों की दोनों कथन ठीक है और व्याख्या भी यहां पर ठीक हो रही है। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 जिसमें प्रणाली या फिर सिस्टम है, सूची 2 मुख्य दर्शन से मिलान करें। पहला टर्न ब्रेन, स्वीडिश जिम्नास्टिक, मस्कुलिन क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर वैज्ञानिक और सुधारात्मक अभ्यास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, राष्ट्रवाद और सामूहिक शक्ति। कौन सा मिलान कहां पर किया जाएगा? अगर इन सिस्टम्स को हम बात करें तो मिलान कैसे होगा? टर्न ब्रेन की बात करें तो अभी हम पढ़ कर आए, ये किसके संबंध होगा? राष्ट्रवाद और सामूहिक शक्ति के संबंध में रहेगा। स्वीडिश जिम्नास्टिक जो है वो वैज्ञानिक और सुधारात्मक, कोरेक्टिव एक्सरसाइज यहाँ पर ज्यादा रहेगी। यहाँ पर आसन के संबंध में, पोस्चर के संबंध में यहाँ पर ज्यादा कार्य होंगे। कैलेस्थेनिक यहाँ पर शुरू हुई, रिदमिक व्यायाम यहाँ पर शुरू हुए। और हम बात करें मस्कुलिन क्रिश्चियनिटी, वाईएमसी का प्रोग्राम था जिसके अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर बल दिया गया। तो टर्नवरीन सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, परिकल्पना करें, हाइपोथेसिस। यदि एडोल्फ स्पीज ने स्कूल जिम्नास्टिक को औपचारिक रूप नहीं दिया होता तो जर्मन जिम्नास्टिक पर क्या प्रभाव पड़ता? एडोल्फ स्पीज नाम से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर अनिवार्य किया सबके लिए स्कूल जिम्नास्टिक को औपचारिक रूप नहीं दिया होता तो जर्मन शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता? जिम्नास्टिक कभी भी कक्षा का हिस्सा नहीं बनती, शारीरिक शिक्षा केवल आउटडोर टर्न प्लाजा तक सीमित रहती, शिक्षकों को जिम्नास्टिक सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सा प्रभाव सबसे बड़ा पड़ता? डी ऑप्शन, सभी के सभी प्रभाव पड़ते कि स्कूलों के अंदर शायद शारीरिक शिक्षा नहीं आती या फिर शारीरिक शिक्षा एक अलग थलग होकर रह जाता। अभी भी वो अलग थलग मान लिया जाता है उसको, लेकिन फिर भी अभी कुछ ठीक हालात के अंदर है। अगर ये व्यक्ति नहीं होते तो हम शारीरिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में हम नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पर हमारे आज की जो कक्षा उसके 40 प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया। तो इसी के साथ हमारी कक्षा संख्या 19 कंप्लीट होती है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर लगातार अध्ययन कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी सुपर स्ट्रॉन्ग बैच को लेकर आ रहे हैं, जहां पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, आप प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और भी बहुत कुछ जिसके बारे में हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। सभी साथी जो कक्षा में जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। कक्षा अगर ठीक लगती हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, क्लास को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारीरिक शिक्षा का बेहतरीन कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर लगातार निरंतर जो है मिलता रहेगा। सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।